हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं द प्लानर चैनल। तो आज हम बात करेंगे स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स के बारे में और कैसे आप इनमें इन्वेस्ट करके लाखों रुपए का बेनिफिट्स कमा सकते हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे जो पुराने वीडियोज हैं उनको व्यू कीजिए। अगर उनसे रिलेटेड आपका कोई फीडबैक है तो वो कमेंट्स में दीजिए ताकि हम उनको और इम्प्रूव कर सकें, या अगर आपको कोई एक्स्ट्रा डिटेल चाहिए तो हम वो डिटेल पे आपके साथ शेयर कर सकें। तो स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले समझना होगा कि स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड या एसआईएफ होते क्या हैं। तो अभी तक एक जो भी रिटेल यूजर होते थे या रिटेल कस्टमर्स होते थे वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते थे। और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए हम मिनिमम 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन उसके बाद जो होता था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस होती थी जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए होती थी, और उनमें मिनिमम 25 लाख का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते थे। तो जो दोनों के बीच में लेट से 100 रुपए से जो 125 लैक्स के बीच का गैप था, उस गैप को फिल करने के लिए और उस गैप में एक प्रोडक्ट फिल करने के लिए सेबी और ने ये स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स लॉन्च किया है। जो कि ये सेबी द्वारा रेगुलेटेड होते हैं। ये पूरी फुली रेगुलेटेड फंड होते हैं। ये जैसे सेम म्यूचुअल फंड जैसे रेगुलेटेड होते हैं सेम कैटेगरी में आते हैं। और इनमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए का करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी होती है, उनके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट जो मार्केट में प्रोडक्ट हैं उनमें क्या क्या है। जिस यहाँ हम कवर करेंगे एस आई एफ या स्पेशलाइज्ड म्यूचुअल फंड्स को, सिंपल म्यूचुअल फंड को, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस को और एआईएफ फंड्स को। तो एस आई एफ होते हैं उन इन्वेस्टर्स के लिए जो एडवांस रिटर्न चाहते हैं लेकिन टैक्स एफिशिएंट स्ट्रेटेजी के साथ चाहते हैं। अगर वहीं पे आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो आप लोगों के लिए म्यूचुअल फंड सही है। अगर आप हाई नेटवर्क इंडिविजुअल हैं जिसमें आपको पर्सनल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चाहिए तो आप पीएमएस के थ्रू मूव कर सकते हैं। और अगर आप अल्ट्रा एचएनआई या इंस्टीट्यूशन है जो नॉन ट्रेडिशनल असेट्स को भी फोकस कर रहे हैं तो आप एआईएफ में फोकस कर सकते हैं। अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो एसआईएफ के लिए मिनिमम 10 लाख का रुपीज का इन्वेस्टमेंट चाहिए। वहीं म्यूचुअल फंड्स के लिए मिनिमम 1000 रुपीज या 5000 रुपीज या 10,000 रुपीज की एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी आप 100, कुछ फंड्स के लिए आप मिनिमम 100 रुपीज के एसआईपी के साथ भी कर सकते हैं। पीएमएस में 25 लाख से लेकर 50 लाख तक का एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, और एआईएफ में मिनिमम 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हाइब्रिड होते हैं बिटवीन म्यूचुअल फंड और पीएमएस के भी है। और इनको एसआईएफ जो होते हैं वो म्यूचुअल फंड लाइक टैक्सेशन बेनिफिट्स भी मिलता है। म्यूचुअल फंड हमारे नॉन प्रोडक्ट हैं और ये सेबी रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट होते हैं। और पर्सनल पीएमएस पर्सनल मैनेजमेंट सर्विस में या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में ये सेपरेटली मैनेज होते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट आपके पास ओनरशिप होती है। जो भी कंपनी आपको ये पीएमएस सर्विस देती है वो उसके बदले में आपसे एक चार्ज देती है। और एआईएफ के में पूल प्राइवेटली प्लेसेस आती है। इसमें अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो एसआईएफ और म्यूचुअल फंड दोनों टैक्स एफिशिएंट होते हैं और इनमें असेट क्लास के बेसिस पे टैक्स लगता है। वहीं पीएमएस में ये टैक्स इंडिविजुअल सिक्योरिटी के बेसिस पे लगता है। फंड लेवल की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड और एसआईएफ का सेम होता है, जबकि एआईएफ के केस में ये कैपिटल गेन टैक्स और बिजनेस इनकम का टैक्सेस लगता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इन दोनों फंड्स का एक्सपेंस रेशियो भी सेम होता है। डायरेक्ट के केस में 1%, रेगुलर के केस में लगभग 2 सवा 2% के केस में होता है। वहीं पीएमएस और एआईएफ में ये मैनेजमेंट फीस प्लस परफॉर्मेंस बेस्ड फीस पे होता है। इसमें डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट भी अलाउ होते हैं जिसमें हम नेट शॉर्ट ले सकते हैं, और एआईएफ और पीएमएस में इन्वेस्टमेंट अलाउ होता है। अगर हम ऐसे स्ट्रेटेजी की बात करें तो उसमें तीन बेसिक स्ट्रेटेजी होती है: इक्विटी ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, डेप्ट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। इक्विटी जैसा नाम से समझ में आता है कि इस इक्विटी में हमें शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, लॉन्ग शॉर्ट फंड्स या इक्विटी 100x टॉप लॉन्ग शॉर्ट फंड्स या सेक्टर रोटेशन लॉन्ग शॉर्ट फंड आते हैं। हर स्ट्रेटेजी का हाई इक्विटी एलोकेशन होता है और उसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन होती है ताकि मार्केट मूवमेंट या प्राइस इनएफिशिएंसी से उनको बेनिफिट मिल सके, या अगर वो सेक्टरियल बेस्ड अपॉर्चुनिटी है तो उस सेक्टर में इन्वेस्ट करके भी वो फंड में कर सकते हैं। इनमें जो विड्रॉल होता है वो एएमसी डिसाइड करती है। अगर हम डेप्ट ओरिएंटेड फंड्स की बात करें तो डेप्ट में भी जो लॉन्ग शॉर्ट फंड्स होते हैं वो फोकस इंटरेस्ट रेट पे फंड्स करते हैं और ड्यूरेशन
जो मार्केट में आती रहती है उनमें बेस में जो अपॉर्चुनिटीज होती है उनमें पड़ते हैं, जबकि सेक्टर डेप्थ लॉन्ग शॉर्ट फंड जो होते हैं वो वैल्यू अपॉर्चुनिटीज को प्रेफर करते हैं। इसमें भी जो रिडेम्पशन होता है वो म्यूचुअल एएमसी द्वारा स्पेसिफाई होता है, और वो वीकली या डेली जो भी वो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं उसमें दे सकते हैं। हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होती है उसमें जो एसआईएफ होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोडक्ट होते हैं, चाहे वो इक्विटी हो, डेब्ट हो या अल्टरनेटिव एसेट हो, जैसे आरएआईटीज, इन्विटाईज, जो रियल एस्टेट रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं या कमोडिटीज होती है, उनमें भी आपका इन्वेस्टमेंट्स ये कर सकते हैं। अगर हम इसके एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो इसकी एएमसी होती है, जो कंपनियां बेसिकली जिनको मैनेज करती है, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड या दूसरे जो म्यूचुअल म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके लिए सेबी के रेगुलेशंस को मीट करना जरूरी होता है। कस्टमर्स के लिए ये मिनिमम 10 लाख का इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया होता है, जो एक एएमसी के सब स्कीम्स में कंबाइन होना चाहिए। और इसके अलावा जो आईएसआईडी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कंप्लायंस में होने चाहिए सेबी के, ताकि उनसे आपको बेनिफिट मिलता सके। इन्वेस्टर बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे क्योंकि एक फंड्स एक्स्ट्रा फंड्स होता है, तो जो पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं, फंड मैनेजर होते हैं, वो भी इसमें एक्स्ट्रा रिस्क लेके एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं, जिसमें आपको एक्स्ट्रा रिटर्न भी यहाँ पे मिलता है, क्योंकि वो कुछ एक्स्ट्रा एडवांस स्ट्रेटेजी में फोकस कर सकते हैं जो जनरल म्यूचुअल फंड के साथ पॉसिबल नहीं होते हैं। इसके अलावा इसमें अगर टैक्स एफिशिएंसी की बात करें तो इसमें जो म्यूचुअल फंड जैसा टैक्स मिलता है, तो इस ऑप्शन से एक इन्वेस्टर को एक टैक्स बेनिफिट का आपको मिल सकता है, क्योंकि जो इंटरनल स्विच होते हैं उनमें इन्वेस्टर्स के ऊपर टैक्स इम्पैक्ट नहीं आता है, तो वो यहाँ पे आपको एक टैक्स बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है। अगर हम इनके मॉनिटरिंग या गवर्नेंस की बात करें तो इन पर पूरा गवर्नेंस फ्रेमवर्क होता है जो सेबी द्वारा होता है, और सेबी इनको पूरा मॉनिटर करता है। इनके टाइम टू टाइम कंप्लायंस चेक होते हैं, और उन कंप्लायंस को इनको वैलिडेट करना मैंडेटरी होता है। और इसमें जो इन्वेस्ट करते हैं वो इन्वेस्टर्स के राइट को सिक्योर करना किया जाता है, ताकि इन्वेस्टर्स के साथ कोई फ्रॉड नहीं हो सके। तो सेबी की पूरी मॉनिटरिंग रहती है इन फंड्स पे। जो पीएमएस होते हैं वहां पे ये चीज मिसिंग होती है कि वहां पे आपको एक सेबी गवर्नेंस नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पे आप इंडिविजुअल कंपनी के साथ डील कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि ये प्रोडक्ट सेबी द्वारा रेगुलेटेड होते हैं, तो उन सब चीजों का बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलता है। लेकिन इसका कुछ केसेस में रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट किया है और उस फंड का किसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, और अगर वो सेक्टर किसी ड्यू टू किसी रीजन से अगर वो डाउन टर्न में जाता है, तो वहां पे आपको फाइनेंशियल लॉस होने के चांसेस भी रहते हैं। अगर आपने लोन लेके या ऐसे कैपिटल बोरो करके इन्वेस्ट किया, और लेट से अगर आपका मार्केट डाउन टर्न में है, तो वहां पे भी आपको लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इनका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो कंपेयर टू ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें तो उनके मुकाबले थोड़ा ज्यादा हो सकता है। और इसकी जो रिडेम्पशन विंडो होती है वो लिमिटेड होती है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड जैसा नहीं होता कि आप जब चाहें अपना पैसा निकाल सकते हैं। कुछ रिडेम्पशन विंडो जो होती है वो एएमसी देती है, और उन्हीं विंडोज के अंदर आप अपना रिडीम कर सकते हैं। तो वहां पे एक आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है कि पैसा आपका लॉक भी हो सकता है अगर आपकी रिडेम्पशन विंडो लंबी है। इसके अलावा एक इन्वेस्टर चेकलिस्ट की अगर आप बात करें तो जो आईएसटी डॉक्यूमेंट हमने पहले बताया था, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, उसको आप इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंड होनी चाहिए, क्योंकि उसमें पूरी डिटेल होती है कि ये फंड कैसे इन्वेस्ट करेगा, किन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करेगा, ताकि वो आपके जो इन्वेस्टिंग गोल हो उनके साथ अलाइन हो। इसमें आपको मिनिमम 10 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है ये सिर्फ उनके लिए है, क्योंकि अगर कल को इसमें आप एक्स्ट्रा फंड भी देना चाहते हैं तो मिनिमम 10 लाख प्लस उसके ऊपर आपको एड ऑन को करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको एएमसी का ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक करना पड़ेगा कि वो आपको जो रिटर्न है, क्योंकि अगर आप एक अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी होगी, तो अगर वो एएमसी का ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक कीजिए, ताकि वो आपको एक अच्छा रिटर्न यहाँ पे दे सके। तो कस्टमर और या इन्वेस्टर को भी अपने यहाँ ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए। आपको एएमसी के क्रेडेंशियल चेक करने चाहिए कि एएमसी जो सेबी के गाइडलाइंस है उनको फॉलो करती है, सारे स्टैंडर्ड्स हैं, और पास्ट में भी उन्होंने रिटर्न
दिया है प्रोडक्ट के साथ। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट होता है, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसमें जो फंड के ऑब्जेक्टिव और की डिटेल्स होती है, ऑपरेशनल फ्रेमवर्क होता है, उन सब डिटेल्स को भी आप कस्टम एएमसी से मांग सकते हैं और उनको कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि जो आपका पर्सनल फाइनेंसिंग गोल है, इन्वेस्टमेंट गोल है, आपकी रिस्क टॉलरेंस है, उसके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट आपके सूटेबल बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, क्योंकि हर पर्सन की रिस्क कैटेगरी अलग अलग होती है। तो अगर आपके रिस्क गोल्स को ये अलाइन करता है, तभी इनमें इन्वेस्टमेंट की सलाह रहेंगे। इसके अलावा कंप्लायंस भी होना चाहिए कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सेबी रेगुलेटेड होना चाहिए। आपने आपके पास सारे लीगल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। तो अगर हम इस पूरे वीडियो को एक समराइज करें कुछ पॉइंट्स में, तो एसआईएफ में मिनिमम 10 लाख के इन्वेस्टमेंट्स के साथ आपको फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में कम एएमसी इन्वेस्ट करते हो और वहां से आपको अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। ये सेबी द्वारा रेगुलेटेड होते हैं, इसलिए इनमें कंप्लायंस और इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन अच्छा होता है। इसके अलावा इनमें टैक्स एफिशिएंसी भी होते हैं ताकि कस्टमर को या इन्वेस्टर को टैक्स बेनिफिट भी मिल सके। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आप मुझे बताइए कि आपको ऐसा ही एज ए प्रोडक्ट कैसा लगा, क्या आप भी इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं? इसके अलावा अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो वो कमेंट्स बॉक्स में दीजिए ताकि हम उनका आंसर कर सके। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू एवरीवन। बाय।